हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्राइस एंड इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स। प्राइस जो मार्केट में चल रहे हैं, प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल और इनविजिबल हैंड, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Price mechanism and the concept of the invisible hand are fundamental principles in economics, particularly in the market economies. ये जो प्राइस मैकेनिज्म है, जो कहता है कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस तय होगी और डिमांड सप्लाई के चेंज होने से प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे और इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो जाएगा। और जो इनविजिबल हैंड है, ये दोनों के दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स में और मार्केट इकोनॉमीज पे ये बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। These concepts play a pivotal role in shaping how resources are allocated, goods are produced, and markets function efficiently. ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स काफी ज्यादा असर करते हैं कि मार्केट्स किस तरीके से चलेंगी, क्या गुड्स बनेंगे, कितने गुड्स बनेंगे, सब कुछ एफिशिएंटली ये तय करते हैं। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स? प्राइस मैकेनिज्म एंड इनविजिबल हैंड। Here, we will explore the significance of the price and invisible hand in economics through the following points. तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप से क्या आउटकम निकल के आता है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइस एज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म। Prices serve information as information signals in एन इकोनॉमी। जो भी प्राइस है वो प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो ये प्रॉफिटेबल चीज होगी और ये बनानी है। व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट्स प्राइस टेंड्स टू राइज, सिग्नलिंग टू प्रोड्यूसर्स दैट कंज्यूमर्स वांट मोर ऑफ इट। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और प्राइस बढ़ने से सिग्नल मिल जाता है प्रोड्यूसर्स को कि भाई कंज्यूमर्स को ये चीज चाहिए और हमें ये बनानी चाहिए। कन्वर्सली या अपोजिट टू इट, फॉलिंग प्राइस सिग्नल द रिड्यूस डिमांड। अगर प्राइसेस गिर रहे हैं मार्केट में, मतलब उस चीज की डिमांड नहीं है। प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्ड टू दीज प्राइस सिग्नल्स बाय एडजस्टिंग देयर प्रोडक्शन लेवल प्रोडक्शन लेवल्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो प्रोड्यूसर्स उसी हिसाब से प्राइस के जो ऊपर नीचे की मूवमेंट्स हैं उनको एज अ सिग्नल लेके अपनी प्रोडक्शन लेवल या आउटपुट को एडजस्ट करते हैं। इफ a product becomes more profitable due to rising prices, more resources are allocated to its production. अगर प्राइस राइज होता है और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है तो वो क्या करता है? वो सारे के सारे रिसोर्सेज या ज्यादातर रिसोर्सेज अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में ही लगा देता है जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है प्राइस एज एन इंसेंटिव। प्राइजेस एक्ट एज एन इंसेंटिव या एज इंसेंटिव फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ये जो प्राइस मैकेनिज्म में प्राइस डिक्लेयर होता है, जो प्राइस डिटरमिन होता है, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के लिए काफी ज्यादा इंसेंटिव रहता है। कैसे, वो डिस्कस करते हैं। व्हेन अ प्रोडक्ट्स प्राइस इज हाई, कंज्यूमर्स मे चूज टू कंज्यूम लेस और सीक ऑल्टरनेटिव्स। जब भी किसी चीज का प्राइस हाई होगा, या तो आप कंज्यूम कम कर दोगे या फिर उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाओगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लग जाओगे। कन्वर्सली, producers are incentivized to produce more when prices are high, potentially increasing supply. तो प्रोड्यूसर को फायदा तब होता है जब प्राइसेस हाई होंगे, हाई प्राइसेस होंगे और लोग अगर खरीदेंगे वो माल, तो हाई प्राइसेस पे उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ जाते हैं और वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं। ऑन द अदर हैंड, when the prices fall, consumers may increase their consumption and producers may reduce production. दूसरी तरफ प्राइस गिरेगा तो कंज्यूमर्स तो डिमांड बढ़ा देंगे, मगर जो प्रोड्यूसर्स है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी, तो वो जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो वो अपनी सप्लाई भी कम कर देंगे। दीज डायनेमिक्स हेल्प बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। ये जो डायनेमिक्स हैं डिमांड और सप्लाई के या प्राइसेस की ऊपर नीचे होना, ये इनविजिबल हैंड के अंदर जो आ जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए होती हैं ताकि इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम। The concept of market equilibrium is central to understanding price in economics. Economics में स्पेशली मार्केट इकोनॉमीज में जो मार्केट इक्विलिब्रियम है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब जहां मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट करती है। मार्केट इक्विलिब्रियम occurs when the quantity of a good supplied equals the quantity demanded, resulting in a stable price. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां जो डिमांड है और सप्लाई है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं
ठीक है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, और एक प्राइस डिटरमिन होता है। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट prices naturally gravitate towards the equilibrium point as producers and consumers respond to changing conditions. अगर मार्केट इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की बात करें, तो जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ अट्रैक्ट होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ को उसका झुकाव रहता है, क्योंकि वो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो है वो प्राइसेस के चेंज होने से लगातार रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इस वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो दोबारा से मेंटेन हो जाता है। अगर आपको ये चीज सीखनी है कि प्राइसेस जो है इक्विलिब्रियम में कैसे मेंटेन किए जाते हैं और डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से किस तरीके से इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको आपके कमेंट में ही जो है लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट। द इनविजिबल हैंड इज अ टर्म coined by the economist Adam Smith in his seminal work द वेल्थ ऑफ द नेशंस। बेसिकली एडम स्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का, उनको फादर ऑफ द नेशंस भी कहा जाता है। उनकी बुक जो है वेल्थ ऑफ द नेशंस, उनमें उसके अंदर ये चीज जो थी डिस्क्राइब थी अच्छे तरीके से। इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट कैन unintentionally promote the well-being of the society as a whole। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल्स अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे तो पूरी सोसाइटी का भला कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा। तो ओवरऑल सबके भले की बात की है कि अगर हर कोई एजेंट या कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेगा तो ओवरऑल वो सोसाइटी की वेलबींग कर देगा, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। एडम स्मिथ आर्ग्यूड दैट by seeking their own economic gain, individuals would produce goods and services that others desire, thus benefiting the society। अपना इकोनॉमिक गेन देखते हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो माल बनाएंगे और वो माल मार्केट में बेचेंगे और वो माल जिनको चाहिए वो खरीदेंगे। इस हिसाब से सोसाइटी का बेनिफिट होगा। द मार्केट ऑपरेटिंग थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म गाइड्स दिस प्रोसेस। तो कौन सी चीज बनानी है, कैसे बनानी है, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, वो कौन गाइड करेगा? प्रोसेस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। जो प्राइस मैकेनिज्म है वो ही बताएगा आपको कि कितनी माल बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ कॉम्पिटिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आर की टू द इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट। कॉम्पिटिटिव मार्केट तो होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होगी तो ये इनविजिबल हैंड तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स multiple producers and consumers interact, leading to price adjustments and resource allocation based on supply and demand। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में कई प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स इंटरेक्ट करते हैं और डिमांड सप्लाई उसी हिसाब से चेंज होती रहती है और डिमांड सप्लाई के हिसाब से चीजें बनती हैं और प्राइसेस भी डिटरमिन होते हैं। Competition encourages efficiency and innovation as firms strive to produce goods at a lower cost and offer better quality to attract customers या consumers। तो कंपटीशन एनकरेज करता है एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी होगी, इनोवेशंस भी अपने आप में एनकरेज्ड होंगी। जितनी ज्यादा इनोवेशंस होंगी और एफिशिएंसी से काम होगा उतना बेटर क्वालिटी मिलेगी और प्राइस सस्ता बिकेगा, उतना ही उस कंपनी का सामान ज्यादा बिकेगा। लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म, ये जो प्रोसेस है इसके लिमिटेशंस बता रहा हूँ। While the invisible hand concept is a powerful idea, it is not without limitations and criticism। ये एक पावरफुल आइडिया है मार्केट मैकेनिज्म या इनविजिबल हैंड, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मगर इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इट एज्यूम्स रैशनल बिहेवियर विच मे नॉट ऑलवेज होल्ड इन द रियल लाइफ। ये एज्यूम करता है कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स रैशनली बिहेव करेंगे, मगर असल जिंदगी में कितना कर पाते हैं वो तो क्वेश्चनेबल है ना। Critics argue that market failures such as externalities, जिनको हम side effects of economic activities भी कहते हैं, information asymmetry and income inequality can challenge the invisible hand's ability to lead the optimal outcomes। critics कहते हैं कि भाई जब भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होती हैं। एक्सटर्नैलिटीज होता है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के साइड इफेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स, और ये पूरी की पूरी मार्केट मैकेनिज्म या फिर जो इनविजिबल हैंड है वो ये मान के चलता है कि इंफॉर्मेशन सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें एसिमेट्रिकल हुई
तो भी काम नहीं चलेगा। सिमेट्रिकल मतलब पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए आपको कि डिमांड कितनी, सप्लाई कितनी। मगर अब खुद सोचो, हर एक प्रोड्यूसर कितनी डिमांड सप्लाई देख देख के काम करता रहेगा, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन में एसिमेट्री हुई या फिर इनकम इनइक्वालिटीज हुई, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो काम कैसे चलेगा? माल बनाएंगे, ज्यादा जनता अगर गरीब है तो वो माल ही नहीं खरीदेगी, समझ गई बात। तो उस वजह से ये जो सिस्टम है ये एक हाशिए पे आके खड़ा हो जाता है और इसका खात्मा हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मगर 100% अप्लाई होना भी इसका क्वेश्चनेबल है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इन सम केसेस द गवर्नमेंट्स इंटरवीन इन द मार्केट टू करेक्ट मार्केट फेल्योर्स और एंश्योर फेयरनेस। तो जैसा कि केन्स ने कहा था, वो परफेक्ट कंपटीशन के फेवर में थे, मगर उन्होंने ये कहा था कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के साथ साथ जहां पे जो इकोनॉमी है वो खराब हो गई या पटरी से उतर गई या डिसइक्विलिब्रियम में चलेगी, वहां पे जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करके इकोनॉमी को सही रास्ते पे लाना बहुत जरूरी है। दिस इंटरवेंशन मे टेक द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, टैक्सेशन, सब्सिडीज एटसेट्रा। तो ये इंटरवेंशन थ्रू टैक्सेस भी हो सकती है, सरकार नए नए रूल्स रेगुलेशन बनाए उससे भी हो सकती है, सब्सिडीज वगैरह से भी हो सकती है। The goal of such intervention is to align the market outcomes more closely with social objectives, especially when the invisible hand alone may not achieve desirable results. तो इसका मेन मकसद यही होता है इंटरवीन करने का गवर्नमेंट का, कि जितने भी जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सामाजिक जो हमारे मकसद है वो पूरे हो सकें। और जो इनविजिबल हैंड है, अगर हमने सारी की सारी इकॉनमी उसी पे छोड़ दी तो क्या पता डिजायरेबल रिजल्ट्स हमारे ना आए, क्योंकि आजकल तो वेलफेयर स्टेट्स है ना, तो एकदम से मतलब प्राइवेटाइज करना इकोनॉमी को वो भी इतना मुश्किल हो जाता है कि भाई सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही है और सोशल जो पब्लिक सेक्टर वो नहीं काम करेगा और वेलफेयर वगैरह नहीं होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। ओवरऑल इस पॉइंट में ये चीज लिखी है। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, प्राइस मैकेनिज्म एंड द इनविजिबल हैंड कंटिन्यू टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मॉडर्न इकोनॉमीज। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो इसका कोई रोल ही नहीं होगा, अभी भी इसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दे अंडरपिन द फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबल मार्केट्स एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग इन वेरियस सेक्टर्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू हेल्थ केयर। तो अभी भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे हेल्थ केयर का हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसमें डिमांड और सप्लाई या प्राइस मैकेनिज्म या इनविजिबल हैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका कंक्लूजन करते हैं। इन कंक्लूजन द इंटरप्ले, अगर हम कंक्लूड करें इसको, इन कंक्लूजन द इंटरप्ले बिटवीन द प्राइस मैकेनिज्म्स एंड द इनविजिबल हैंड इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो बेसिकली जितनी भी थ्योरीज बनी है, मैक्सिमम थ्योरीज प्राइस मैकेनिज्म और इनविजिबल हैंड को कंसिडर करके चलती हैं। तो बेसिकली ये बोला गया कि इकोनॉमिक थ्योरी या प्रैक्टिस में ये एक मेन इंपॉर्टेंट पिलर की तरह देखा जाता है। प्राइजेस convey the information and provide incentives guiding the allocation of resources in a market economy। प्राइस एक इंसेंटिव की तरह है, प्राइस बढ़ जाता है तो जो प्रोड्यूसर है वो आ जाता है अपना माल बेचने, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। प्राइस गिर जाता है तो कंज्यूमर्स को इंसेंटिव्स मिल जाते हैं कि वो ज्यादा खरीदे, ठीक है। द इनविजिबल हैंड, while a powerful concept, coexists with the need for government intervention in certain situations to address the market failures and promote social welfare। तो ये जो इनविजिबल हैंड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल जो है कॉन्सेप्ट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। बट अगर इसके साथ हम वो चीज मिला लें, क्या कहते हैं, अपना गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को भी मिला लें, तो जो भी मार्केट फेलियर्स आते हैं ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की इनएफिशिएंट वर्किंग की वजह से जो मार्केट फेलियर्स आते हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग these principles is crucial for comprehending the dynamics of the modern economies। तो प्राइस मैकेनिज्म और जो इनविजिबल हैंड है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अगर हमने अपनी मॉडर्न इकोनॉमीज या कॉन्टेम्प्रेरी इकोनॉमीज के बारे में अच्छी नॉलेज जो है लेनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।